हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सो पेज 181 के आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 इज़ ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। हमें पता है कि कंडक्टर में से करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन उस करंट को जो चीज़ रोकती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो वो उन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आंसर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन में से लाइन लेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये ऐड कर लेंगे ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो बेसिकली 4 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमें पता है जब भी किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो चीज़ जो है वो हीट अप भी होती है, गर्म भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसका टेम्परेचर क्या है कंडक्टर का, उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कि मान लो अगर ये हमारे पास कंडक्टर है तो ये जो उसका सर्कुलर पार्ट है दैट इज़ बेसिकली द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कितना है, बड़ा है कि छोटा है। देन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ की कंडक्टर की लंबाई कितनी है, बड़ी है या छोटी है। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल। अब कंडक्टर हमें पता है बहुत ज़्यादा मेटल्स, काफ़ी मेटल्स, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। तो कौन सा मेटल है तो उसकी नेचर, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हम नेक्स्ट में भी इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि एक थिक वायर है, ठीक है, एक मोटी सी वायर है और एक पतली वायर है। दोनों सेम मटेरियल की बनी है। मान लेते हैं हम कि एक दोनों कॉपर की बनी है और ये दोनों में से जो करंट आ रहा है वो भी सेम सोर्स का है। ठीक है, मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ हमारे पास बैटरी है, ठीक है, और बैटरी में से इसमें करंट जा रहा है दोनों सोर्सेस में। अब उन्होंने पूछा क्या है कि इनमें से करंट इजीली किस में से जाएगा, ये मोटी वाली वायर में से इजीली करंट फ्लो करेगा या पतली वाली वायर में से इजीली करंट फ्लो करेगा, और उसका रीज़न भी पूछा, ऐसा क्यों। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एक हमने पीछे भी फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज़ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, करंट फ्लो मोर इजीली। करंट के बारे में पूछा है कि करंट किस में से इजीली फ्लो कर सकता है। अब करंट को रोकती कौन सी चीज़ है, क्या क्या रोकता है, रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस उसको रोकती है, इसीलिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे पहले, अब हमने आंसर किस तरह से अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले तो हमने ये फॉर्मूला लिखा, फिर बाद में हमने यहाँ पे मेंशन करना है यहाँ पे ये चीज़ें है क्या क्या। आर तो हमें पता है रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब अगर हम ये देखें यहाँ पे, हम आर और ये ए को, एरिया को, अगर हम इन दो चीज़ों को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, आर, इनको अगर हम हटा दें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो आर है वो इस तरह से प्रोपोर्शनल 1/a, इक्वल टू की जगह हमने इस साइन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। इन सबको हमने हटा दिया, हमने जस्ट ये देख रहे हैं कि आर जो है और ए जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है और आर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब यहाँ जैसे हमारे पास कोई भी फॉर्मूला होता है ना, तो जो न्यूमरेटर वाली चीज़ें होती है ना वो आपस में होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे यहाँ पे जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, और आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसको हम बोलते कैसे हैं, साइन हमारे पास यही सेम प्रोपोर्शनल का साइन इसी तरह से रहेगा, लेकिन बोलना कैसे है, अगर न्यूमरेटर में है चीज़, जो भी न्यूमरेटर में है चीज़, क्वांटिटीज़, तो उनको हम कैसे बोलेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल भी न्यूमरेटर में है ना लेंथ के, लेकिन ए क्या है, नीचे, तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे नहीं बोलेंगे
रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, इस तरह से नहीं, रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनमें फ़र्क क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी इंक्रीज़ करेगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी। ये तो वैसे इसमें जाएगा नहीं, हम ये वाला देखते हैं लेंथ का, क्योंकि ये जो रेजिस्टिविटी है बेसिकली एक हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। सो हम आर और ये लेंथ का देखते हैं। तो रेजिस्टेंस, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अगर किसी कंडक्टर की जो लेंथ है वो कम है तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। उसी तरह से जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी। अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों साथ में इंक्रीज़ करते हैं, साथ में डिक्रीज़ करते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा ऑपोजिट होता है, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी डिक्रीज़ करेगी, और अगर ये डिक्रीज़ कर रही है तो ये इंक्रीज़ करेगी। सो हमने इस आंसर में यही रीज़न देना है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी वायर पतली होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, थिकनेस हम उसका यहाँ पे जो उसकी गोलाई है यहीं से मेजर करेंगे ना, और ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास पतली वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो जितनी पतली वायर उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा उतनी कम रेजिस्टेंस। और जितनी द थिकर द वायर द लेस द रेजिस्टेंस, जितनी मोटी वायर होगी उसमें उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी। तो हम लास्ट लाइन अपनी आंसर लाइन लिख देंगे, हेंस द करंट फ्लोज मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर देन अ थिन वायर। तो जो करंट है वो ज़्यादा इजीली कौन सी वायर में से फ़्लो करेगा, जो मोटी वाली वायर होगी। ये जो मोटी वाली वायर है इसमें ज़्यादा अच्छे से फ़्लो करेगा रादर देन ये जो थिन वायर है इसमें से।